Hello, Aegisians. So we'll be starting with the 6th chapter of constitutional values. Okay. So chapter 6 is about Article 51A, enumerated duties. Okay. तो जानते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज हमने पहले भी पढ़ा है, जो स्पेसिफाइड है आपके आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज लिखा हुआ है। द फर्स्ट वन इज अबाइड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। नाउ हम जो भी 11 ड्यूटीज यहाँ पे हम लोग सिर्फ हेडिंग्स पढ़ रहे हैं, इसको इलेबोरेटली भी जानेंगे। तो आई एम नॉट गोइंग इनटू द हेडिंग्स राइट नाउ. We'll come back again, we'll read the headings and then we'll understand the elaborated way of the thing. Okay, so the first one is abide by the constitution, Indian constitution, and respect its ideals and institutions, the national flag and the national anthem. ठीक है, तो आर्टिकल 51A क्लॉज ए में ये चीज लिखा हुआ है कि वी हैव टू रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। मतलब हमें रिस्पेक्ट करना है किसको किसको? कॉन्स्टिट्यूशन को, उसके आइडियल्स इंस्टीट्यूशंस को, नेशनल फ्लैग को और नेशनल एंथम को। ठीक है, जिसमें हमें लिबर्टी, जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी ये सब के बारे में लिखा हुआ है। और इंस्टीट्यूशंस में क्या क्या आता है? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। इट मस्ट बी रिस्पेक्टेड बाय एवरीवन, आप हो या हम हो, हम सबको ये चीजों का रिस्पेक्ट देना है। ठीक है, नो पर्सन शुड अंडरगो एनी सच प्रैक्टिस विच वायोलेट्स द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड शुड मेंटेन इट्स डिग्निटी। हम लोग को ऐसा कोई वायोलेशन नहीं करना है जिससे कॉन्स्टिट्यूशन को ठेस पहुंचे। इफ एनी पर्सन शोज डिसरिस्पेक्ट to the national anthem or the national flag, then it will be a failure as a citizen. तो यहाँ पे बोला गया है कि आपको कोई सजा नहीं मिल रही है इस चीज के लिए, लेकिन अगर हम लोग डिसरिस्पेक्ट करते हैं, या तो वो नेशनल एंथम हो या नेशनल फ्लैग हो, तो वो एक फेलियर होगा हम लोग का एज अ सिटीजन। ठीक है, अच्छा, क्लॉज ए हो गया। Now coming to the second clause, that is B. Cherish and follow the noble ideals that inspired the national struggle for freedom. तो क्लॉज बी बोलता है द नोबल आइडियाज दैट इंस्पायर द नेशनल स्ट्रगल टू गेन इंडिपेंडेंस, वन शुड चेरिश देम। कि जो भी नोबल आइडियल्स हम लोग के फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा दिए गए थे इन ऑर्डर टू गेन व्हाट? इंडिपेंडेंस, हम लोग को उसे चेरिश करना चाहिए, एडमायर करना चाहिए, उससे सीखना चाहिए बहुत कुछ। ठीक है, दीज आइडियाज फोकस ऑन मेकिंग अ जस्ट सोसाइटी, अ यूनाइटेड नेशन विथ फ्रीडम, इक्वालिटी, नॉन वायलेंस, ब्रदरहुड एंड वर्ल्ड पीस अ सिटीजन मस्ट रिमेन कमिटेड टू। मतलब हम लोग को ये सब क्यों नोबल आइडियल्स को अपने दिमाग में और इसे फॉलो करना चाहिए? सो दैट इससे क्या होगा, हम लोग एक अच्छा सोसाइटी बिल्डअप कर पाएंगे। देयर विल बी यूनिटी इन आवर नेशन। ठीक है, भाईचारा रहेगा, कोई वायलेंस नहीं रहेगा, एंड देयर विल बी इक्वालिटी। ठीक है, नाउ कमिंग टू द थर्ड फंडामेंटल ड्यूटी, अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका मतलब होता है क्लॉज सी बताता है कि we should protect and uphold the sovereignty, unity and integrity of India. Sovereignty is already explained, unity you know, and integrity of India. This is one of the basic duties that every citizen of India should perform. ये कुछ basic duties है जो हर citizen को follow करनी चाहिए। ठीक है, a united nation is not possible if the unity of the country is jeopardized. ये तो common sense है कि अगर unity हम लोगों में नहीं है तो as a nation there will be no unity. ठीक है, तो सॉवरेंटी लाइज विद द पीपल, मतलब सॉवरेंटी जो है कि हम अपना मामला अपने में ही सॉल्व कर लेंगे, हम लोग को बाहर वालों की कोई भी राय मशवरा का कोई जरूरत नहीं है, ये चीज लोगों के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 19 सबसेक्शन 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पुट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन ऑर्डर टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 90 सबसेक्शन 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है, वहां यहाँ पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाता है ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन में कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं सो दैट इट प्रोटेक्ट्स द इंटेग्रिटी एंड इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, कमिंग टू क्लॉज डी,
क्लॉज डी बोलता है डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। ठीक है, तो क्लॉज डी बताता है हमें वन शुड रिस्पेक्ट द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन। मतलब यहाँ बोला गया कि हमें अपनी कंट्री को रिस्पेक्ट देना चाहिए, और जब भी नेशनल सर्विस के लिए हमारी जरूरत पड़ेगी तो हमें खड़े होके उस चीज का सामना करना चाहिए। एवरी सिटीजन शुड डिफेंड द कंट्री अगेंस्ट द एनिमीज। ऑल द सिटीजन अपार्ट फ्रॉम दोज हु बिलोंग टू द आर्मी, नेवी एक्सेट्रा शुड बी रेडी टू टेक अप आर्म्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स एंड द नेशन व्हेनेवर द नीड अराइजेस। तो यहाँ बोला जा रहा है कि हर सिटीजन को हमारे कंट्री का अपने देश को बचाने के लिए, डिफेंड करने के लिए दुश्मनों से रेडी हो रहना चाहिए। आप इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसका जरूरत है कि आप आर्मी से हो तभी आपसे एक्सपेक्टेशन रखा जाए, या आप नेवी से हो तभी आपसे एक्सपेक्टेशन रखा जाए। जब भी जरूरत पड़ेगा देश को आपका, तो आप रेडी रहो कि आप आर्म्स एंड अम्यूनिशंस लेके आप अपने कंट्री को दुश्मनों से बचा सको। ठीक है, चलिए क्लॉज ई में आते हैं। Promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic, and regional or sectional diversities, and to renounce practices derogatory to the dignity of women. ठीक है, तो क्लॉज ई बताता है कि देयर शुड बी भाईचारा एंड हार्मनी अमंग ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया। चाहे आप कोई भी प्रांत के हो, कोई भी स्टेट के हो, कोई भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको आपस में भाईचारा बना के चलना है और औरतों की इज्जत करनी है। ये नहीं कि आप औरतों की इज्जत नहीं करें और आप अपने आप को एक सफल सिटीजन बोले इंडिया का। ठीक है, presence of one flag and single citizenship not only reflects the spirit of brotherhood but also directs the citizen to leave behind all the differences and focus on collective activities in all spheres। तो यहाँ बोला जा रहा है कि जैसे हमारे कंट्री में एक ही फ्लैग है, we don't have flags for different states, right? हम लोग का एक ही फ्लैग है, चाहे आप वेस्ट बंगाल में रिसाइड कर रहे हो, राजस्थान में रिसाइड कर रहे हो, या तमिलनाडु में रिसाइड कर रहे हो, वॉट एवर इट मे बी, सब जगह हम एक ही फ्लैग को फॉलो किया जाता है। दैट इज आर इंडियन फ्लैग बिकॉज वी आर इंडियंस। ठीक है, हम लोग ऐसे नहीं बोलते हैं कि मैं पंजाबी हूँ, आप मुस्लिम हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इससे क्या साबित होता है? इससे साबित होता है कि हमारे में आपस में भाईचारा है। वी फॉलो वन सिंगल सिटीजनशिप, दैट इज वी आर इंडियंस। ठीक है, तो इससे क्या होता है, लोग अपने पीछे सारे डिफरेंसेस, वेदर यू आर ऑफ एनी रिलीजन, आप का लैंग्वेज कहीं का भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे क्या होता है, भाईचारा बना रहता है हमारे देश में। ठीक है, चलिए क्लॉज एफ क्या बोलता है? वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कॉम्पोजिट कल्चर। ठीक है, तो क्लॉज एफ बता रहा है कि वन शुड वैल्यू एंड प्रिजर्व द हेरिटेज ऑफ आवर कॉम्पोजिट कल्चर। इंडियाज कल्चर इज वन ऑफ द रिचेस्ट हेरिटेज ऑन द ऑफ द अर्थ, सो इट इज कंपल्सरी टू एवरी सिटीजन टू प्रोटेक्ट द हेरिटेज एंड पास इट ऑन टू फ्यूचर जनरेशंस। तो क्लॉज एफ ये बताता है कि हमारा देश जैसे कि बहुत सालों पुराना है और इसमें बहुत सारे हेरिटेज प्लेसेस है। ठीक है, बहुत सारे। तो इसे और इसको एंड देयर आर, इंडिया का कल्चर को रिचेस्ट हेरिटेज ऑफ द अर्थ, वन ऑफ द रिचेस्ट हेरिटेज ऑफ द अर्थ भी बोला जाता है। सो हमसे एज सिटीजन एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम इस हेरिटेज को प्रोटेक्ट करें और इसे फ्यूचर जनरेशन में पास ऑन करें। ठीक है, चलिए क्लॉज जी में आते हैं। क्लॉज जी बताता है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स and wildlife and to have compassion for living creatures। ठीक है, तो क्लॉज जी बोल रहा है कि वन शुड प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ। ठीक है, सिटीजन्स शुड हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रीचर्स। तो मतलब इसका है कि हम एज अ सिटीजन हमें प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करना चाहिए नेचुरल एनवायरनमेंट को। ठीक है, चाहे वो फॉरेस्ट हो, लेक हो, रिवर्स हो या वाइल्ड लाइफ हो। ठीक है, सो दैट कि ये सब एक्सटिंक्ट नहीं हो जाए हमारे कंट्री से। ठीक है, बिकॉज ऑल ऑफ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एट द एंड। तो अंडर आर्टिकल 48A
The duty is provided as a constitutional provision. Also, the natural environment is very important and valuable for each and every country. So, each and every citizen should make efforts in order to protect it. This is what I said. ठीक है, आते हैं clause H में. Clause H is develop scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform. तो क्लॉज एच बताता है कि वन शुड नॉट डेवलप द साइंटिफिक टेम्परामेंट एंड ह्यूमनिज्म बट ऑल्सो द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म फॉर हिज और हर ओन डेवलपमेंट. तो यहाँ बोला जा रहा है कि हम किसी को भी कोई भी साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप नहीं कर लेना चाहिए. इट इज नेसेसरी फॉर अ पर्सन to learn from the experience of others and develop in this fast changing environment. तो यहाँ हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हमें पास्ट एक्सपीरियंस हमारे सीनियर से हो या किसी और से हो, अगर वो लोग का पास्ट एक्सपीरियंस है कुछ तो हमें उससे सीखना चाहिए. ठीक है, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट. ठीक है, सो वन शुड ऑलवेज ट्राई टू हैव अ साइंटिफिक टेम्परामेंट इन ऑर्डर टू एडजस्ट विद दिस चेंजेस. तो साइंटिफिक टेम्परामेंट का होने का ज़रूरत है क्योंकि इस चेंजेस को कोप अप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अच्छा. क्लॉज आई, safeguard public property and to abjure violence. तो यहाँ बोला जा रहा है कि one should always safeguard public property and due to unnecessary cases of violence that occurs in a country which preach for non-violence, a lot of harm has already been done to the public property. So it is the duty of every citizen to protect the public property. तो यहाँ बोला जा रहा है कि लोगों को पब्लिक प्रॉपर्टी को बचा के रखना चाहिए. अननेसेसरी कोई तरीके का वायलेंस नहीं होना चाहिए. अगर वायलेंस होता भी है, दैट इज नॉन वायलेंस, अगर होता भी है तो उस केस में क्या होता है, पब्लिक प्रॉपर्टी को बहुत हार्म किया जाता है. अगर आप देखें कि हर साल का कोई ना कोई मैटर पे, चाहे वो रिलीजन का मैटर हो, चाहे वो पॉलिटिक्स से रिलेट किया गया हो, तो क्या होता है, दिन दहाड़े बसों को जला दिया जाता है, रोड्स पे गाड़ियों को जला दिया जाता है. ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, बस को आप जला रहे हो तो पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान कर रहे हो आप. तो आपके पास ये राइट नहीं है और आपको ऐसा नहीं करना है. सो ये आपका ड्यूटी है. ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी है ये आपका, टू प्रोटेक्ट द पब्लिक प्रॉपर्टी. ठीक है, चलिए क्लॉज जे में आते हैं. Strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement. ठीक है, तो क्लॉज जे आपको बोलता है कि वन शुड स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सेलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ एंड ऑल्सो फॉर द कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन कंटिन्यूज विद इट्स endeavor एंड अचीवमेंट्स इन ऑर्डर टू ensure दैट आवर कंट्री rises to a higher level of achievement. तो यहाँ बोला जा रहा है कि हर इंसान को एक्सेलेंस, आप लाइफ के किसी भी चीज को ले ले, चाहे वो आपका एडुकेशन हो, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपका पर्सनल लाइफ हो, कुछ भी हो, आपको एक्सेलेंस करना है इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ. तो इससे क्या होगा, as a nation there will be achievement as an achievement for the nation as a whole. ठीक है, so it is the basic duty of every citizen to do the work that is given to him or her with excellence. So ये duty है citizen का to do your work which is given to you with excellence. ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा बचपन से हमें जब रिपोर्ट कार्ड मिलता था तो वहाँ पे ऑप्शन रहता था आउटस्टैंडिंग, एक्सीलेंस, वेरी गुड, गुड. वो क्यों दिया जाता था, ताकि बचपन से आपको ये चीज़ का पता हो कि अगर आप जैसे पढ़ोगे या जैसे आप परफॉर्म करोगे उस हिसाब से आपको रेटिंग मिलेगा. दैट वाज अ काइंड ऑफ रेटिंग या ग्रेड कार्ड जो भी बोलते हो. तो उससे क्या हो रहा है, आपको बचपन से ही ट्रेन किया जा रहा है सो दैट यू परफॉर्म एक्सीलेंटली वेर एवर यू आर इनटू. ठीक है, so this will definitely lead the country towards the highest possible level of excellence. तो एज अ होल मैंने कहा कि कंट्री एक्सेल करेगा. अगर सारे लोग एक्सीलेंस के टुवर्ड्स वर्क करेंगे तो एज अ होल कंट्री भी एक्सीलेंस के टुवर्ड्स वर्क करेगा. ठीक है, अच्छा, चलिए क्लॉज के में आते हैं. प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एडुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 years. ठीक है, दिस ड्यूटी वॉज एडेड. तो ये ड्यूटी जो था, पहले 10 फंडामेंटल ड्यूटीज था, हमने पढ़ा था, लास्ट में एक ड्यूटी ऐड किया गया एंड दिस वॉज एडेड बाय द 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002. चलिए जानते हैं. तो क्लॉज के में बोला जा रहा है
कि वन शुड ऑलवेज प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन टू हिज चाइल्ड, मतलब हर इंसान को, हर माँ बाप को ये पॉसिबल कोशिश करना है कि वो प्रॉपर एजुकेशन दे अपने बच्चों को, ठीक है। जो भी बच्चा 6 से 14 साल का है उसे फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा बाय द गवर्नमेंट। ये पहले से डिसाइडेड था या बोला गया था, मैंने पढ़ाया है ये आपको, ठीक है। Now, free and compulsory education must be provided to the children who belong to 6 to 14 years of age, and this has to be ensured by the parents or guardian of such child. गवर्नमेंट तो आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रही है कि 6 साल से 14 साल के बच्चों को वो फ्री एजुकेशन देगी, बट साथ ही साथ पेरेंट्स का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चों को स्कूल में जाके एडमिट करवाए, सो दैट दे अवेल दिस अपॉर्चुनिटी, ठीक है। ना 11 फंडामेंटल ड्यूटी सारे क्लॉजेस एक्सप्लेन कर दिए गए हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एनफोर्सेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। एनफोर्सेबिलिटी मतलब क्या फंडामेंटल ड्यूटीज एनफोर्सेबल है, ये आप लोग बताएंगे। ये मैंने पहले भी कहा है कि फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल बट फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट, ठीक है। सो द ड्यूटीज आर एड्रेस्ड टू द सिटीजन्स विदाउट एनी लीगल सैंक्शन फॉर देयर वायलेशन। तो यहाँ पे तो हम जानते हैं कि अगर कोई भी फंडामेंटल ड्यूटी कोई फॉलो नहीं कर रहा, कोई सिटीजन अगर फॉलो नहीं कर रहा, तो कोई भी मतलब कानूनी कोई कार्रवाई उसके ऊपर नहीं चल सकती है, बिकॉज ऐसा कुछ बनाया ही नहीं गया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना फंडामेंटल ड्यूटीज फॉलो नहीं करेंगे, हम करेंगे, बट अगर कानून की तरफ से बोला जाए तो कोई भी पनिशमेंट नहीं है, ठीक है। द सिटीजन इट इज एक्सपेक्टेड should be his own monitor while exercising and enforcing his fundamental rights। तो सिटीजन से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो खुद मॉनिटर करे जब वो अपना फंडामेंटल राइट्स एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है। ही शुड कीप इन माइंड दैट ही ओज द ड्यूटी स्पेसिफाइड इन आर्टिकल 51A टू द स्टेट। द फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट एनफोर्सेबल बाय एनी अदर लीगल रेमेडी। ये तो पता है हम लोग को कि इट इज नॉट एनफोर्सेबल। Since the fundamental duties are not addressed to the state, a citizen cannot claim that he must be properly equipped by the state so that he may perform his duties under Article 15A। यहाँ बोला जा रहा है कि अगर जैसे कि फंडामेंटल ड्यूटीज कोई भी स्टेट एड्रेस नहीं कर रहा है, कि सिटीजन को नहीं बोल रहा है कि आपका ये फंडामेंटल ड्यूटी है, आपको ये करना है, वो करना है, ठीक है। तो वैसे ही एक सिटीजन ये क्लेम नहीं कर सकता है गवर्नमेंट से कि आप मेरे को ये सब प्रोवाइड करो तब मैं फंडामेंटल ड्यूटीज निभाऊंगा, नहीं तो मैं तो नहीं निभाने वाला, ठीक है। However, the Supreme Court has issued directions to the state having regarding to Article 51A clause G। तो इसमें बोला जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दिया है, ठीक है, रिगार्डिंग कौन सा सेक्शन एंड क्लॉज, दैट इज 51A क्लॉज जी, हमने अभी पढ़ा है, ठीक है। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। ये अभी पढ़ा। गवर्नमेंट चाहती है, सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि हम प्रोटेक्ट करें और इम्प्रूव करें हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को, विच इंक्लूड द फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है, एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रीचर्स। तो इसके साथ हमारा 6th चैप्टर खत्म हो गया है। मिलते हैं 7th चैप्टर में।